हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर तोयब चैनल। दोस्तों, अगर आप DSSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं DSSSB PRT के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम DSSSB PRT के हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 24 मार्च 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इसमें वाक्य दिया गया है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन है अन्य पुरुष और चौथा ऑप्शन है उत्तम पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है तो वह अन्य पुरुष, जैसे वह, वे, इसका, उसका, इनका, उनका, उन्हें, इसे, उसे, ये सभी अन्य पुरुष के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, जैसे मैं, हम, तुम, इसमें ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा। मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, इसके अंतर्गत जैसे तू, तुम, आप, ये सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसमें पहला ऑप्शन दिया वन, कानन, बानन, दूसरा ऑप्शन है कटक, दल और बल, तीसरा ऑप्शन है अभ्यागत, भाग और वित्त, और चौथा ऑप्शन है धन, द्रव्य और मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 धन, द्रव्य और मुद्रा। ये सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। धन का पर्यायवाची होता क्या है? लक्ष्मी, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा, माल, संपत्ति, ये सभी धन के पर्यायवाची हैं। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? वन, कानन, बिटप, विपिन, ये सभी जंगल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें वाक्य दिया है, सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। तो इसमें बताना है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है पूर्ण विराम का, दूसरा ऑप्शन है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह का, तीसरा ऑप्शन है अर्ध विराम का और चौथा ऑप्शन है योजक चिन्ह का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, इसके बाद हम विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम जब बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाती है तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का, जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय के लिए ठहराव उत्पन्न हो, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह का, 2 शब्दों में परस्पर संबंध को स्पष्ट करने और या उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्दयुग्म का सही शब्दयुग्म ज्ञात कीजिए। इसमें शब्दयुग्म दिया है इत्र और इतर। देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सत्य और झूठ, दूसरा ऑप्शन है सुगंध और दूसरा, तीसरा ऑप्शन है सुगंध और विरक्त, और चौथा ऑप्शन है विरक्त और सत्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुगंध और दूसरा। इत्र का मतलब क्या होता है? सुगंध होता है। इत्र जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। इत्र अरबी भाषा का शब्द है। यह सुगंध या खुशबू के लिए फूल से या केमिकल से बनाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है। जो इतर का अर्थ होता है, इतर का मतलब होता है अन्य या दूसरा। इतर का मतलब अन्य या दूसरा होता है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है यथार्थ, यथार्थ। और झूठ का मतलब क्या होता है? मिथ्या। और विरक्त का मतलब क्या होता है? आसक्ति रहित, आसक्ति रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें काल बताना है। सोनू खाना खा रहा है, इसमें कौन सा काल है? पहला दिया है पूर्ण वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा ऑप्शन है संभाव्य वर्तमान काल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल इसलिए है क्योंकि इसमें अभी कार्य जारी है, कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे राधा खाना बना रही है तो इसमें अभी कार्य जारी है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग का मतलब किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले, जैसे कोई शब्द जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल दिया, उसमें नया विशेषता उत्पन्न कर दे तो उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें हमें दुराशा में उपसर्ग बताना है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है दूर, दूसरा ऑप्शन है द्र, तीसरा ऑप्शन है दूर और चौथा ऑप्शन है दुरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दूर। दूर प्लस आशा होता है, वो दुराशा कहलाता है।
दूर का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? इसमें अन्य पुरुष का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन दिया है उसने, दूसरा ऑप्शन है तुमने, तीसरा ऑप्शन है हम और चौथा ऑप्शन है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है नंबर फर्स्ट, उसने। उसने अन्य पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष होता क्या है? अन्य पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने या सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो अन्य पुरुष, जैसे इसे, उसे, इसका, उसका, ये सभी अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश दिया गया है जिसका कोई आकार न हो। इसके लिए उचित शब्द, पहला ऑप्शन दिया है नाकार, दूसरा ऑप्शन है निराकार, तीसरा ऑप्शन है विकार और चौथा ऑप्शन है अल्पकार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, निराकार। वाक्यांश के लिए उचित शब्द निराकार। नाकार का मतलब होता है निषेध या अस्वीकृति। ये नाकार का मतलब होता है निषेध। और विकार का मतलब क्या होता है? स्थिति आदि में होने वाला प्रतिकूल परिवर्तन। और अल्पकार का मतलब छोटी अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इसमें मुहावरा दिया गया है खून सफेद हो जाना। इसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अपमान होना, दूसरा ऑप्शन है दया मोह न रह जाना, तीसरा ऑप्शन है कोई बात कहे बिना न रह पाना और चौथा ऑप्शन है असंभव कार्य करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, दया मोह न रह जाना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग करें, अमित बातें बड़ी बड़ी करता था लेकिन जैसे ही डाकुओं से सामना हुआ तो उसका तो मानो खून सफेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें शब्द दिया है ऋणात्मक, इसका हमें विलोम बताना है। पहला ऑप्शन दिया है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मक, तीसरा ऑप्शन है अलगावात्मक और चौथा ऑप्शन है रचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धनात्मक। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक। दोस्तों यहाँ सृजनात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? अरचनात्मक। अरचनात्मक। अलगावात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? मिलनात्मक। मिलनात्मक। और रचनात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? विनाशात्मक। विनाशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। पहला वाक्य दिया है, यदि विजय दौड़ में भाग लेता तो वह प्रथम स्थान प्राप्त करता। दूसरा ऑप्शन है विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तीसरा ऑप्शन है जब विजय ने दौड़ में भाग लिया तो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और चौथा ऑप्शन है विजय ने दौड़ में भाग लिया और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विजय ने दौड़ में भाग लिया और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों इसमें संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ और योजक शब्द के रूप में जुड़ा हुआ है, इसमें योजक चिन्ह के रूप में और, एवं, फिर, या, अथवा, परंतु ये सभी शब्द जुड़े होते हैं। क्या है वाक्य? यदि विजय दौड़ में भाग लेता तो वह प्रथम स्थान प्राप्त करता। ये कौन सा वाक्य है? ये है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? तो योजक शब्द तो जुड़ा हुआ है। और विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। विजय, जब तीसरा है जब विजय ने दौड़ में भाग लिया तो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें तो योजक शब्द जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य दिया, एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। इसमें हमें बताना है विराम चिन्ह कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया है अर्ध विराम का, दूसरा ऑप्शन है छोटा कोष्टक का, तीसरा ऑप्शन है योजक चिन्ह और चौथा ऑप्शन है विवरण चिन्ह का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, योजक चिन्ह का। यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होगा? दुबला और पतला के बीच में। दुबला फिर योजक चिन्ह फिर पतला। योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्दों में परस्पर संबंध को स्पष्ट करता है या उन्हें जोड़कर लिखता है। जब लिखा जाता है तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, या एक ही उद्देश्य हो, या एक ही विधेय हो, तो वो सरल वाक्य कहलाता है। देखते हैं पहला, यदि ट्रैफिक में न फंसा होता तो जल्दी जाता।
दूसरा है ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। तीसरा ऑप्शन है जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। और चौथा ऑप्शन है मैं जल्दी नहीं आ सका क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। जो पहला ऑप्शन दिया है यदि ट्रैफिक में न फंसा होता तो जल्दी जाता, ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, इसमें यदि का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, तीसरा है जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया, तो इसमें कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर इसलिए का प्रयोग किया गया है योजक चिन्ह के रूप, योजक शब्द के रूप में। और चौथा ऑप्शन है मैं जल्दी नहीं आ सका क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा दिया है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका अर्थ बताना है। पहला दिया ऑप्शन दिया है खाकर भी सेहत न बनाना, दूसरा ऑप्शन है दुविधा में पड़ा रहना, रह जाना, और तीसरा ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना या कड़ा परिश्रम करना, और चौथा ऑप्शन है पसीना से नहा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कड़ा परिश्रम करना। जैसे वाक्य प्रयोग के रूप में कहें, सुमन ने अपनी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया और उसे सफलता भी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज होता क्या है? देशज शब्द वो होता है ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, जैसे जूता, ठेठ, लोटा, टक्कर, धड़ाम, तोंद, ये सभी देशज शब्द हैं। तो हम इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है टक्कर, दूसरा ऑप्शन है धड़ाम, तीसरा ऑप्शन है टेलीफोन और चौथा ऑप्शन है तोंद। इसमें पूछा गया कौन सा देशज नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टेलीफोन। टेलीफोन कौन सा शब्द है? ये विदेशज शब्द है, ये इंग्लिश अंग्रेजी का भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे गद्यांश है, देखते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। इसमें दिया है सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। सच्चाई को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है यदि यह अपने आप में ही मूल्यपूर्ण है। इसका प्रयोग साधन की भांति नहीं किया जाता बल्कि यह स्वयं साध्य है। सभी विवादों में सत्य के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है। सभी नैतिक मूल्यों का नैतिक आधार क्या है? सत्य ही है। यद्यपि सत्य एक व्यापक दार्शनिक अवधारणा है, लेकिन संक्षेप में इसे वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों कहना कहा जाता है, अर्थात बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी वस्तु स्थिति को देखना, समझना और व्यक्त करने को ही सच्चाई कहते हैं। मनुष्य में दयालुता नामक सद्गुण भी विद्यमान होता है। मनुष्य में अन्यों के प्रति दयालुता का भाव होता है। प्रायः वे अन्यों को कठिनाई में देखते हुए उनकी सहायता का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य यह स्वीकार करता है कि इस प्रकार की समस्याएं व घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए मनुष्य दयालुता के बोध के कारण ही एक दूसरे की सहायता का प्रयास करते हैं। प्रेम को सर्वोपरि मानव कहा गया है। मनुष्य प्रायः एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम न केवल मानव जाति में विद्यमान है बल्कि मनुष्य में अन्य जीवों के प्रति भी प्रेम भाव विद्यमान होता है। क्रिश्चियन धर्म प्रेम पर अत्यधिक जोर देता है। उसका तर्क है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए उनमें परस्पर प्रेम होना चाहिए। वास्तव में मानव प्रेम ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। क्रिश्चियन धर्म प्रेम और मानव सेवा पर सर्वाधिक जोर देता है। ये हमारा गद्यांश था। गद्यांश में क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईश्वर की सच्ची प्रार्थना क्या है? पहला ऑप्शन दिया है सह अस्तित्व, दूसरा है मानव प्रेम, तीसरा है वीरता, चौथा ऑप्शन है पूजा पाठ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 मानव प्रेम, ये ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्चाई का मूल्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया है साध्य, दूसरा है उपेक्षित, तीसरा है सहायक और चौथा ऑप्शन है साधन। इसमें देखते हैं सच्चाई का साध्य क्या है। इसमें दिया है सच्चाई को स्वयं साध्य मूल्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा?
पहला ऑप्शन है नैतिक मूल्य, दूसरा ऑप्शन है मनुष्यता, तीसरा ईमानदारी और चौथा है दयालुता। तो इसमें गद्यांश में दिया गया है सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। अर्थात गद्यांश में नैतिक मूल्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नैतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य किस बोध के कारण सहायता का प्रयास करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा है सत्यता, तीसरा है मैत्री, चौथा ऑप्शन है दयालुता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दयालुता। यानी मनुष्य दयालुता के कारण सहायता का प्रयास करते हैं। इसमें दिया गया है गद्यांश में, देख लीजिए गद्यांश में दिया है कि मनुष्य दयालुता के बोध के कारण ही एक दूसरे की सहायता का प्रयास करते हैं। प्रायः वे अन्यों को कठिनाई में देखते हुए उनकी सहायता का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी नैतिक मूल्यों का नैतिक आधार क्या है? पहला ऑप्शन दिया है विद्वता, दूसरा ऑप्शन है सत्यता, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शिता और चौथा ऑप्शन है अनुकरणीय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सत्यता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चन देखे हैं जो कि DSSB PRT के हिंदी पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।